कराची में गले पर डोर फिरने से जख्मी बच्चा अब्बासी शहीद, अस्पताल में तड़प तड़प कर मर गया। तिब्बी अमला पुलिस कार्रवाई का इंतजार करता रहा। ऐसे अमल एक्ट का फायदा क्या जब अमल करने और कराने वाला कोई नहीं। कोरोना के रोजाना एक हजार मरीज सामने आने लगे। शरह अमवात बढ़ गई। लॉकडाउन नरम करने का सोचने वाली हुकूमत को मरीजों की तादाद और वबा की शिद्दत पर भी नजर रखना होगी। और बूम बूम आफरीदी की इमदादी कामों में भी शानदार इनिंग्स जारी। अब तक क्या परफॉर्मेंस रही है, आगे क्या इरादे हैं, पूछेंगे शाहिद आफरीदी से। अच्छा, ये जो पहली हमने आपको टॉप स्टोरी बताई है ना, जब हमने ये खबर पढ़ी तो हमारा कलेजा भी हलक में आ गया था कि आज के ज़माने में भी कौन सा अस्पताल है जो किसी बच्चे को जिसकी जान जा रही है, तड़प रहा है, उसको ट्रीट ना करे और पुलिस की कार्रवाई का इंतज़ार करे। बहुत ही अफसोस की बात है। और अगर आपने नहीं सुनी तो हम थोड़ी सी आपको डिटेल भी देते हैं और उसके बाद ऑफ कोर्स वी विल टॉक टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट एज वेल। आपको बताएं कि कराची में पतंग की डोर फिरने से जख्मी सुफियान 2 घंटे तड़पता रहा। अब्बासी शहीद अस्पताल के हुक्काम सुफियान की जान बचाने के बजाय पुलिस कार्रवाई का इंतजार करते रहे। सिंध हुकूमत का अमल बिल हमारे निज़ाम को मुँह चढ़ाता रहा। खुदा खुदा करके कानून तो बन गया लेकिन अमल करने और कराने वाला कोई नहीं। 2 साल सुफियान अपने वालिदैन के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था और कराची के इलाके नाजमाबाद 2 नंबर के करीब गले में पतंग की डोर फिरने से जख्मी हो गया। बच्चे के वालिदैन का कहना है कि अब्बासी शहीद अस्पताल वालों ने सुफियान का इलाज नहीं किया बल्कि वो पुलिस कार्रवाई का इंतजार करते रहे। पुलिस हादसे के 2 घंटे बाद अस्पताल पहुंची और इस दौरान बच्चा इंतकाल कर गया। 1 साल पहले मंजूर होने वाले अमल उमर एक्ट की शिक नंबर 3 कहती है कि कोई भी अस्पताल मरीज को तिब्बी इमदाद देने से पहले ना कानूनी कार्रवाई का इंतजार करेगा ना ही रकम तलब करेगा। इमरजेंसी सूरत हाल की बात हो रही है। सिंध हुकूमत ने इस कानून के भरपूर नफाज की यकीन दहानी भी कराई थी। अमल के पेरेंट्स की चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने बिल्कुल इन खदशात का इजहार किया कि कानून साजी हो जाती है लेकिन उसको अमल दरामद कराना मुश्किल होता है। चीफ मिनिस्टर साहब ने इस बात की अश्योरेंस दी है और गारंटी किया है कि इंशाअल्लाह जो कमिटमेंट है सिंध गवर्नमेंट की कानून साजी से रिलेटेड और उस कानून साजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो हम इम्प्लीमेंट इंशाअल्लाह करके देंगे। और आपको बताएं कि गुलबहार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पतंगबाजी के इल्ज़ाम में 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जो बाप बेटे हैं। लेकिन अस्पताल की गफलत से जो एक कीमती जान गई है इसका हिसाब कौन देगा, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। जिसको भी अरेस्ट करना है वो तो हो ही गए हैं लेकिन अस्पताल ने क्या किया है। कमर अली मस्तोई हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं। कमर, ये अमल बिल पास होने के बाद हम सोच रहे थे सब कुछ अब ज़रा बेहतर निज़ाम पे आ जाएगा लेकिन ये तो एग्जैक्टली वही बात दोबारा हो गई। जी बिल्कुल वही बात दोबारा हो गई। गुज़श्ता रोज़ भी 2 साल बच्चा जो है वो इंतज़ार करता रहा कि उसे जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट मिले और उसकी जान बच सकती थी लेकिन नहीं हुआ। रवायती कार्रवाई की गई। जो मुतालिका SHO थे उन्हें जो है वो सस्पेंड किया गया। 2 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया गया लेकिन अभी तक शहर भर में जो कारखाने हैं जहाँ पर ये डोर बनती है वो काम कर रहे हैं। यही वजह है कि गुज़श्ता रोज़ ये वाक़या पेश आया। शहर में लियाकताबाद, नाज़माबाद, औरंगी टाउन, लांडी, खोखरा पार्क का इलाका शामिल है, शाह फैसल कॉलोनी का इलाका शामिल है, कोरंगी का इलाका शामिल है। यहाँ पर ये ख़तरनाक डोर बनाई जाती है। इस डोर में जो है वो कांच का चूरा इस्तेमाल किया जाता है जिसके वजह से ये आम डोर जो है वो खतरनाक बन जाती है। अच्छा, सबको पता है कमर, आपने अभी यहाँ खड़े खड़े इलाके गिनवा दिए। पुलिस हुक्काम को पता नहीं क्यों नहीं पता लग रहा कि इन इलाकों में जाके कार्रवाई करें, इन कारखानों पे रेडे मारें, इनको जब्त करें जो सामान वहाँ बन रहा है। लेकिन साथ ही ये बताइएगा कि इसमें सारे वाक़े में इंतहाई अफसोसनाक पहलू ये है कि अस्पताल इंतजामिया क्या वेट करती रही पुलिस कार्रवाई का? ये तो फायरिंग नहीं थी, गोली नहीं लगी हुई थी, स्टैबिंग नहीं थी, क्यों वेट करती रही अस्पताल इंतजामिया? कुछ पता लग सका? देखिए जी, जब भी कोई ज़ख्मी अस्पताल में आता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि पुलिस का इंतज़ार किया जाए बल्कि इससे फ़ौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी जाती है। ख़ास तौर पर जो सरकारी अस्पताल हैं उसकी तो ये SOP है। लेकिन गुज़श्ता रोज़ 2 से ढाई घंटे तक उनके जो वालिद हैं बच्चे के, सुफियान के,
उन्होंने ये बताया कि उन्हें इंतज़ार कराया जाता रहा और उनका कहना है कि उनकी वालदा बच्चे की जो है वो दुपट्टे से जो है वो बच्चे का खून रोकती रही, लेकिन जो एहलकार थे उस वक्त मौजूद अब्बासी शहीद अस्पताल के, उन्होंने बच्चे को तिबी इमदाद नहीं दी। अभी तक जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई जिसमें यह बताया गया हो कि जो इस वाक़े के ज़िम्मेदार अमला था अब्बासी शहीद अस्पताल का, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट ने अपनी कार्रवाई की है, अपने SHO को मुअत्तल किया है। अभी तक तफ्तीश में भी किसी जो है वो अब्बासी शहीद अस्पताल के अमले को मुलविस नहीं किया गया। हालांकि ये कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें उन तमाम अफराद को भी शामिल किया जाना चाहिए जो अमला उस वक्त अब्बासी शहीद अस्पताल का उस वक्त बिल्कुल कमर, आपने ये सही हमेशा होती है। बिल्कुल कमर, आप बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का और हमें डिटेल आपने दी है, लेकिन डेफिनेटली सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आ रहा है कि इट्स द हॉस्पिटल, वो इमरजेंसी वार्ड में जिन्होंने डिसीजन लिया। फॉर्म पे भी आपको कह दें अब्बासी शहीद अस्पताल की इंतजामिया, आई एम श्योर ये देख रही होगी, सुन रही होगी, तो आप हमें बताएं, अपना मौक़िफ़ से हमें आगाह करें कि व्हाट रियली हैपेंड, बिकॉज दिस इज अनबिलीवेबल। और हमें समझ में नहीं आता कि कैसे आज के दौर में भी कोई डॉक्टर कैसे एक बच्चे को तड़पता देख सकता है पुलिस के इंतजाम में। खास तौर पे जब इसी वजह से एक एक्ट, इन्हीं चीज़ों के लिए एक एक्ट बन गया जिसको 1 साल हो गया है, उस पर भी अमल नहीं हुआ। अमल उमर एक्ट की हम बात कर रहे हैं, बीनेश उमर ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करते हैं। बीनेश, लास्ट टाइम व्हेन यू वर ऑन द शो और हम अमल उमर एक्ट की बात कर रहे थे, एंड वी वर होपिंग इंशाल्लाह कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी उसी तरह हो जिस जोर से इस एक्ट को एक्सेप्ट किया गया है और इन एक्ट डाला गया है। क्या कहेंगे आप कि अभी एग्जैक्टली रिप्ले हुआ है उस सिचुएशन का जिससे आप गुजरी हुई हैं? अनफॉर्चुनेटली हुमा, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। दिस इज़ रियली डिसअपॉइंटिंग। ये हमारे लिए, हमारा सबसे बड़ा फियर यही था कि पेपर वर्क हो जाता है, उसके बाद वो चीज़ें वहीं रह जाती हैं। मैं कहती हूँ कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन कहाँ बैठा हुआ है इस वक्त? सिंध हुकूमत के पास, ठीक है, बहुत बहुत मसले हैं, कोरोना है, बहुत सारे लोगों की जानें लाइन पर हैं, लेकिन हर जान कीमती है, हर माँ का बच्चा उसके लिए कीमती है, हर इंसान कीमती है। इस तरह से एक बच्चे को आप कैसे तड़पता हुआ देख सकते हैं? ये हम इसमें से गुजरे, हमने इसके लिए कदम उठाए, हमने अपनी जान पर पत्थर रख के इतना 2 साल हम स्ट्रगल करते रहे कि किसी तरीके से कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएं। और आज फिर अब्बासी शहीद हॉस्पिटल बीइंग a government hospital, being the 14th hospital on the list, जिसके जो लिस्ट हॉस्पिटल ये रूल्स के साथ शामिल हुई है, उसके 14 नंबर के ऊपर अब्बासी शहीद हॉस्पिटल आता है। एक डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी अगर रुक कर पुलिस का इंतज़ार करेगा तो ये तो मेरे ख्याल से क़यामत का ही समा है। मेरे पास और कोई वर्ड्स नहीं है। और जब हमारी विनेश आपसे भी बात हुई थी और आपने यही कहा था कि ये जो कोशिश आप कर रही हैं और आपके शौहर आपके साथ मिलकर इतने साल जंग लड़ते रहे हैं, वो इसीलिए ताकि और पेरेंट्स को इस कर्ब, इस तकलीफ, इस दुख से नहीं गुजरना पड़े, क्योंकि ज़ाहिर है अमल तो अब वापस नहीं आ सकती, लेकिन बाकी लोगों के बच्चे जो हैं वो महफूज रहें। आप देखें सुफियान का वाक़या सामने आ गया। मैं आपको क्या कह सकती हूँ, मेरे लिए शर्मिंदगी का मकाम है कि ये किया है हमारी हुकूमत ने, ये इम्प्लीमेंटेशन है। हमारे पुलिस वाले 2 घंटे में पहुंचे, बच्चा तड़पता रहा। ये कहाँ का असूल है, कहाँ का निज़ाम है, किस जगह हम जंगल में रह रहे हैं? क्या, मुझे नहीं पता ये क्या है, ये मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं। थैंक यू विनेश, वी अंडरस्टैंड, जाहिर है वी अंडरस्टैंड एब्सोल्युटली कि आप बड़ा मुश्किल है इस बारे में बात करना। गुजरी हैं और जब कोई भी इस तरह के इंसान कहानी सुनता है, आप कुछ कहना चाह रही हैं विनेश, तो प्लीज़ बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस बात के ऊपर अकाउंटेबल ठहराना चाहिए सिंध हेल्थ केयर कमीशन को। उन्होंने क्या एक्शन लिया है इस हॉस्पिटल के खिलाफ? क्या उन्होंने अब तक CCTV फुटेज उस अस्पताल की ली है या नहीं ली है, या ये भी इंतज़ार करते रहेंगे कि 1 महीना गुजर जाए, वो CCTV फुटेज कभी ना निकले, उस फैमिली को जो है किसी किस्म का इंसाफ ना मिले? पुलिस के जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनको भी हकदार ठहराना चाहिए कि भाई ये क्या चक्कर है। और सबसे पहले अब्बासी शहीद हॉस्पिटल इटसेल्फ को उनकी इंतजामिया कहाँ है? बिल्कुल विनेश, यू आर वेरी राइट, हो रही है, यू वेरी राइट। और इनफैक्ट हमने इस प्लेटफॉर्म पे, अपने प्लेटफॉर्म पे भी उनको दावत दी है कि अगर वो कुछ कहना चाहते हैं अपनी सफाई में, एक्सप्लेनेशन में कुछ भी, तो दे आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस, ताकि वो भी अपना मुसलसल रब्ता कर रहे हैं, ना सिर्फ अस्पताल से बल्कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन से भी हमने रब्ता किया है, उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आ रहा है। अच्छा, और हमारे सामने ये मेरे ख्याल से ज्यादा बड़ा कसूर अस्पताल का है। बिल्कुल, क्योंकि वो जानते हुए, बूझते हुए
अपनी आंखों के सामने सारे टूल्स और अस्पताल की पूरी इक्विपमेंट आपके सामने होते हुए आप अगर एक किसी की मदद नहीं करेंगे और एक बच्चे की जान चली जाएगी, तो इसके अंदर उस डोरी वो पतंग उड़ाने वाले से ज्यादा आपका कसूर है। Absolutely, Binesh. अस्पताल का उन डॉक्टरों का कसूर है। Absolutely, we totally agree with you. Also, we sympathize with your sentiments as well because बड़ी जान मारी है आपने भी अपने गम के साथ। 2 साल आप और आपके हस्बैंड इस एक्ट को पास कराने में, नाफिज कराने में लगे रहे और लोगों को एहसास आने में। एक बच्चा, बीनेश ने भी बड़ी राइटली पॉइंट आउट किया है, अगर कोई बीमार, कोई इस तरह एक्सीडेंट हुआ हो किसी का और अस्पताल पहुंच ही जाए तो फिर देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन कि वहाँ का जो इमरजेंसी स्टाफ है वो उसकी मदद ना करे। सरकारी अस्पताल है, फिर तो किसी उसका नाम भी ना पूछे और सबसे पहले मदद करें। सरकारी अस्पताल में तो ये होता ही नहीं है। आई वंडर के क्यों हो रहा है। तो सिंध हेल्थ केयर कमीशन के ओहदेदारान से भी हम दरख्वास्त करेंगे, अब्बासी शहीद अस्पताल के करता धर्ताओं से भी कि प्लीज हमसे रब्ता करें, क्योंकि हम तो आप लोगों से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यू बेटर हैव अ गुड एक्सप्लेनेशन फॉर दिस बिकॉज ये रब्ता तो जरूर करें, लेकिन व्हाट इज हैपनिंग। खैर एनीवे, इस कहानी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। वी विल बी आफ्टर इट एज वेल एंड वील टेल यू कि अगर इंशाल्लाह कुछ चेंजेस इसमें आए। इन द मीन टाइम लेट्स मूव ऑन और हम आपको बताएं, हमने अपने टॉप स्टोरी में भी शाहिद आफरीदी की फाउंडेशन का जिक्र किया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के सरबराह शाहिद खान आफरीदी ने बलोचिस्तान के ज़िला खुजदार, मस्तूंग और दीगर इलाकों में कोरोना लॉकडाउन से मुतासरा गरीब ख़ानदानों में राशन तकसीम किया। शाहिद आफरीदी का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया खुजदार की मदद से मज़ीद 900 घरानों में राशन तकसीम किया जाएगा। तो आगे की प्लानिंग भी है। साबिक कप्तान ने मुतासरीन से खिताब करते हुए कहा कि जब वो क्रिकेट खेलते थे उस वक्त बलोचिस्तान के लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया है, इसलिए अब उनका हक बनता है कि वो बलोचिस्तान के अवाम की मदद करें। मस्तूंग कैडेट कॉलेज में मुतासरीन में राशन तकसीम करने की तकरीब एक मुनक्कद की गई, उसमें खिताब किया शाहिद आफरीदी ने और कहा कि आकर देखो तो मालूम होता है कि यहाँ पर गुर्बत पूरे मुल्क से ज़्यादा है। बलोचिस्तान की बात कर रहे हैं। साबिक कप्तान ने मजीद कहा कि शाहिद आफरीदी फाउंडेशन की जानिब से मजीद इमदाद भी तकसीम की जाएगी। वो मुस्तकबिल में बलोचिस्तान का दौरा करते रहेंगे और शाहिद आफरीदी फाउंडेशन गरीब खानदानों की मदद के लिए मुल्क भर में बड़ी सरगर्म है। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो उनका सफ़र है लोगों की मदद करने का, बहुत अरसे से कर रहे हैं शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के तहत। उनसे इस पर्टिकुलर पेंडेमिक के दौरान क्या किया है उसके बारे में बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला है बिकॉज वी नो आप बड़े मुतहर्रिक रहे हैं। बल्कि हमने देखा है कि कोरोना की वबा के इब्तदाई दिनों से ही बहुत मुतहर्रिक नजर आए हैं आप शाहिद आफरीदी। हमें अब तक किन किन इलाकों में पहुंचे हैं और क्या कुछ किया है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें और क्या देखा है आपने वहां। देखिए जी, जहाँ तक फाउंडेशन का ताल्लुक है, ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। फाउंडेशन जो है हमारी 3 एरियाज के अंदर काम करती रही है, हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से और साफ पानी के हवाले से हम लोग काम करते रहे डिफरेंट एरियाज में, जहाँ ज्यादातर जरूरत। नॉर्मली फाउंडेशन जो है वो रिमोट एरियाज को ज्यादा टारगेट करते हैं हम लोग, इसलिए कि सब शहर के अंदर फिर भी ऐसे फैसिलिटीज मिल जाती है लोगों को, एनजीओज काम करती हैं, लेकिन हमारी फाउंडेशन का जो मेन फोकस है वो रिमोट एरियाज है। हमने काम शुरू किया कोरोना के हवाले से, फूड ड्राइव शुरू की और मैं शुक्रिया अदा करूंगा उन सब का जिन्होंने जबरदस्त तरीके से कंट्रीब्यूट किया, ओवरसीज पाकिस्तानी खास तौर पे। एंड देन मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उन्होंने बड़ा जबरदस्त लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाई। और हमने शुरू किया ये सफर सिंध से और केपीके से। सिंध के काफी सारे गांव एंड देन कराची शहर पूरा एंड देन फिर केपीके में काफी सारी जगहों पे गए। अच्छा, शायद बताइएगा कि आप एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हैं, राशन तकसीम कर रहे हैं, मजीद क्या करने का इरादा रखते हैं और किन तबकात और किन इलाकों तक मजीद पहुंचना चाहते हैं। अब मैं आया हूं बलूचिस्तान की तरफ। बलूचिस्तान को मैंने देखा कि आई मीन सबसे गुर्बत वाली, सबसे पुअरेस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान है और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा मुझे जरूरत फील हुई है और मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर मैं मेरी फाउंडेशन ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारे। इंशाल्लाह हमारा जो प्लान है, हम दोबारा बलूचिस्तान ही आना चाहेंगे, इसलिए कि ये वो एरिया है, ये वो सूबा है जो मेरे ख्याल में
क़यामत तक अगर इस सूबे को हमने अपने पांव पे खड़ा कर दिया, इस सूबे के अंदर अल्लाह ताला ने हर किस्म की नेमतों से नवाजा है। ये सूबा अगर इंशाल्लाह अपने पांव पे खड़ा हो गया तो फिर पाकिस्तान इंशाल्लाह हमारी सारी जिंदगी, हमारी आने वाली नस्लों तक अपने पांव पे खड़ा रहेगा। बल्कि पाकिस्तान वो मुल्क होगा जिससे लोग दूसरे बाहर मुल्क के लोग मदद मांगेंगे। अभी तो फिलहाल हम दूसरे मुल्कों से मदद मांगते हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो वक्त आएगा जब हम इस सूबे को अपने पांव पे खड़ा करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इंशाल्लाह कोशिश हमारी यही है कि उन एरियाज में दोबारा जाएं जहां हम पहले गए थे। कश्मीर का भी प्लान है। फिलहाल फूड ड्राइव को ही कंटिन्यू बहुत सी बातों की सबसे जबरदस्त बात करती है। एब्सोल्युटली। आपसे हम ये भी पूछना चाहेंगे, ऑब्वियसली इतने लोग हैं आपकी तरफ देखते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं, और हमें हमेशा यही लगता है कि अकेले कुछ करना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, किसी ना किसी की मदद की बड़ी ज़रूरत होती है। आप बताइए शाहिद आफरीदी कि आपकी इस काम में किसी ने मदद की, किसी ने साथ दिया, हुकूमत से मदद आपने ली या उन्होंने कोई आपको वॉलंटियर किया हो मदद अपनी? देखिए, जहां तक हुकूमत का रोल है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इससे पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका था कि मुझे वहां तक एक्सेस चाहिए जहां तक लोग जा नहीं सकते, एनजीओ जाती नहीं है, पहुंचती नहीं है, तो मैं वहां तक उन एरियाज में जाना चाहता हूं, उन लोगों से मिलना चाहता हूं, इसलिए कि कोई भी सेलिब्रिटीज उस तरफ नहीं जाती। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, मैंने रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट से, बल्कि मशवरा ही दिया था कि जितनी भी एनजीओ इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रही है उन सबको एक टेबल पे बिठाएं लाके, चीजें बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएंगी। आई नो कि जो इमरान भाई ने टाइगर फोर्स के हवाले से एक फोर्स तैयार की, मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं आपके पास काफी सारी जो एनजीओज हैं वो काम कर रही हैं इस मुल्क के अंदर, तो बेहतर होता कि उनको सारों को बिठा के अंदर उनसे काम ले लेते। नॉट अ बैड आइडिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, क्योंकि कुछ ओवरलैप भी हो रहे होते हैं। एग्जैक्टली, ओवरलैप भी कभी कभार काम हो जाते हैं और कभी कभार सारे मिलके करें तो बहुत अच्छा उसका एक रिस्पॉन्स होता है। तो व्हाई नॉट, मे बी दिस कुड बी समथिंग दैट कुड बी डन। अच्छी बात की है ना कि अगर हम बलूचिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ के लोगों में इन्वेस्ट करेंगे, उस सूबे में तरक्की पे इन्वेस्ट करेंगे, तो वो सूबा अपने पैरों पर तो खड़ा होगा ही, बल्कि पूरे मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद देगा। बेशक, मतलब दैट इज गोज फॉर बलूचिस्तान एंड एनी अदर एरिया इन पाकिस्तान जहाँ बहुत ज़्यादा काम शायद इस तरह नहीं हुआ। इन द मीन टाइम वी हैव टू टेक अ ब्रेक और उसके बाद मिल लेते हैं आपसे। बट वी आर राइट हियर, विल बी बैक। वेलकम बैक जी। और ज़रा आपको थोड़ा सा डराना है, परेशान करना है, क्योंकि इसकी ज़रूरत है और हमें कोरोना से लड़ना नहीं है, इससे बचना है। हाँ एब्सोल्युटली, ये आपने बड़ी अच्छी बात कर दी है। मतलब लड़ाई में फिर कॉनोटेशन वो हो जाती है जैसे लिटरली आप बॉक्सिंग कर रहे हैं, हम बाहर निकल के लड़ना शुरू कर दें, बच ही जाएं तो बड़ी बात है, क्या लड़ेंगे। अच्छा जी, आपके पास पूरी डिटेल। 1000 कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं रोजाना। अब बात भी बढ़ती जा रही है। हुकूमती लॉकडाउन कम कर लें, हुकूमतें कर रही हैं, और लेकिन इन नंबर्स पर भी ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा। हालात बिगड़े तो सबके सब जिम्मेदार होंगे और सबसे पहले जिम्मेदारी हुकूमत को ही लेना होगी। 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना के 989 नए केसेस सामने आने के बाद मुतासरा अफराद की तादाद 19,103 पे आ गई। आपको याद है 14-15 हज़ार पे कुछ स्टैग्नेंट थी और एकदम से फिर 17 और 17 के बाद 19 हो रही है जी। पंजाब में 7,106, सिंध में 7,102, खैबर पख्तूनख्वा में 2,907, बलोचिस्तान में 1,172 केसेस हैं। कोरोना से मजीद 23 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 23 पीपल इन 24 आवर्स हुआ। दिस नंबर इज अ लॉट, is huge as well। मजमूई तादाद 440 हो गई है। मोबिन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने एक बार फिर खबरदार किया है कि कोरोना वायरस का फैलाव कई माह तक जारी रह सकता है। अच्छा, बाय द वे ये हम आपको बता दें कि इस वक्त जो हम आपको नंबर्स बता रहे हैं वो तो इस वक्त जो हमें नंबर्स मिले हैं वो हमने बताया है, इसमें हर मिनट हर घंटा इजाफा होता जा रहा है। सो परहैप्स आफ्टर एन आवर द नंबर्स माइट बी डिफरेंट। ये जरा सुन लें। कोई भी बात फ्यूचर के हवाले से खत्मी तौर पे नहीं की जा सकती बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। लेकिन जो अगर हम दूसरे मुल्कों का पैटर्न देखें और जो हमारी अपनी प्रेडिक्शंस हैं उसको भी देखें और जो अब तक का ट्रेंड है उसको भी देखें, तो हमें लग रहा है कि जून जुलाई में हम पीक करेंगे। और आपको याद दिलाएं कि इससे पहले खुद वज़ीर आज़म भी कई बार कह चुके कि कोरोना की वबा कई महीने जारी रह सकती है और इसका वाहिद हल लॉकडाउन और एहतियात है। ये जो कोरोना वायरस है ये हमारे साथ 6 महीने चलती है। कोई कहता है कि 6 महीने के बाद वैक्सीन आएगी, कोई कहता है 1 साल के बाद आएगी। हम ये नहीं जानते, लेकिन हमें ये पता है कि कम से कम अगले 6 महीने 1 साल तक हमें इसके साथ रहना पड़ेगा।
तो हमने इसके साथ जो रहना है उसमें बड़ी हिकमत की ज़रूरत है। जितनी आवाम इसके अंदर शिरकत करेगी और गवर्नमेंट और आवाम मिल के, उतना ही हम बेहतर मुकाबला कर सकेंगे। लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आज़म लॉकडाउन पर तनकीद भी करते हैं और उसे नरम करने का इंदिया भी देते हैं। कोरोना ना अमीर ना गरीब में फ़र्क ही नहीं करता। आप अगर ये समझते हैं कि सिर्फ अमीरों की लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, उन्होंने सोचा अच्छा जी 2-3 कि ये अमीरों को भी आता, तो एकदम सारा एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए, सोचा नहीं किसी का। जैसे जैसे खोलेंगे और हमें खोलना है, जिस तरह ईरान ने खोल लिया, ईरान के हमारे बहुत बुरे हालात हैं, उन्होंने ज़्यादा हमारे साथ से अपने मुल्क को खोल दिया है कारोबार के लिए। और अगर मिस्र इस तरफ निकल गया है तो जाना तो हमने भी उधर है। एक जिम्मेदार कौम, एक आज़ाद कौम खुद जिम्मेदारी लेती है, उसको डंडे मार के वो काम करवाना जो कि उनकी अपनी बेहतरी के लिए है, वो एक जिम्मेदार कौम नहीं करती, एक आज़ाद कौम इस तरह नहीं करती। वफाकी वज़ीर असद उमर भी कह रहे हैं कि मुल्क में अमवात की शरह दीगर ममालिक की निस्बत कम है। तो ये वाज़े तौर पर यहाँ पर नज़र आता है, जो हम आपसे बार बार पहले भी कहते थे कि अल्लाह ताला का करम है कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं, वहाँ पर जो इस खित्ते में जो ममालिक हैं, वहाँ पर ये बीमारी उतनी मोहलक नहीं साबित हुई कि जितनी ये यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर हुई है। और ये फ़र्क जो है ये कोई थोड़ा बहुत फ़र्क का नहीं है। हालात ऐसे हैं कि कोई भी गलत फैसला हज़ारों अफराद को मौत के मुंह में पहुंचा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बहरहाल वज़ीर आज़म की ही होगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत नौशीन अहमद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया नौशीन साहिबा, आपने वक्त दिया। नौशीन साहिबा, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि जून जुलाई तक कोरोना के उरूज का ज़माना रहेगा, पीक आ सकती है, लेकिन वफाकी हुकूमत का रोज़ इस बात पर जोर है कि लॉकडाउन ख़त्म करेंगे या नरम कर दिया जाए। मरीज़ों की तादाद रोज़ाना तकरीबन बढ़ रही है, 1000 से तजावुज़ कर गए हैं नए केसेस की औसत शरह। तो क्या हुकूमत इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार है इस मौके पर? जी देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अब ये जो कोरोना वायरस की सिचुएशन है, इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। हमें ये नहीं पता कि ये अभी कितने दिन तक चलेगी। तो जब कोई चीज़ इनडेफिनिट पीरियड के लिए है तो हम उसके बारे में फिर स्ट्रेटजी भी उसी तरह बनानी पड़ती है। लॉकडाउन जो है वो इन द लॉन्ग टर्म जो है वो ना वो इफ़ेक्टिव हो सकता है और ना वो सोल्यूशन है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है इसकी ये कुछ महीनों तक भी जा सकता है। जिस तरह से कल वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि 6 महीने से ज़्यादा का अरसा भी लग सकता है। तो इसके अंदर प्रैक्टिकल चीज़ यही है कि हम लोग जो मामूलाती ज़िंदगी हैं, ख़ासतौर पे मईशत से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको हम लोग कंटिन्यू करें, मगर विद जो प्रॉपर SOPs गवर्नमेंट के जो इशू किए जा रहे हैं उसकी रोशनी में। तो क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो चाइना की तरह का लॉकडाउन कर सकते हैं, क्योंकि चाइना में भी अगर आप देखें तो सिर्फ वुहान जो था वो टोटल लॉकडाउन में था, जो कि चाइना का एक बड़ा छोटा सा कोना, एक छोटा सा हिस्सा है। जबकि इस वक्त हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर ये वबा है और पूरे पाकिस्तान में इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो मैं समझती हूँ कि टोटल लॉकडाउन पूरे मुल्क को करना जो है वो किसी तरह से पॉसिबल नहीं है। और इस चीज़ को अब पूरी दुनिया में भी डेवलप्ड नेशंस भी अब इस पॉलिसी को रीविजिट कर रहे हैं और वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन में अब नरमियाँ हो रही हैं। नौशीन साहिबा, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है जिसको आप क्लियर कर सकती हैं। वज़ीर आज़म से जो हैं वो कह रहे हैं कि फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग का ख़ुद ख्याल करें, जो कि बिल्कुल सही है, ये ज़िम्मेदारी आवाम की ही है कि वो ख़ुद एहतियात करें। लेकिन अगर कोरोना के हालात बिगड़े तो क्या ज़िम्मेदार आवाम को समझाया जाएगा या हुकूमत को समझाया जाएगा? मतलब आपको क्या लग रहा है, आप क्या फोर्सी कर रही हैं? देखिए जी, मैं समझती हूँ इसमें हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, ना हम गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकते हैं, ना हम आवाम को ब्लेम कर सकते हैं, इसलिए कि हमारा जो सोशल फैब्रिक है, हमारा जो कल्चर है, उसके बाद आप हमारा लिटरेसी रेट देखें कि लोगों को मैं समझती हूँ कि मीडिया भी इस वक्त बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से भी तमाम अवेयरनेस के प्रोग्राम्स जो हैं वो जारी हैं, मगर उसके बावजूद अगर आवाम कोऑपरेट नहीं कर रही है तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है वो लिटरेसी का इसके अंदर ताल्लुक है कि लोगों में वो अवेयरनेस और वो शऊर नहीं है कि ये कितनी सीरियस चीज़ है। और उसके साथ साथ उनको ये भी समझने की बात है कि ये प्रिवेंटेबल है, इसको हम बड़ी आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं और हम अपने रोज़मर्रा के जो ज़रूरी कारोबार हैं, जो एसेंशियल कारोबार हैं,
उनको भी कंटिन्यू कर सकते हैं अगर हम वो एहतियाती तदाबीर जो है वो अपना लें। और आप ये देखें कि ये पॉसिबल नहीं है। किस तरीके से आप फूड सप्लाई को रोक सकते हैं, किस तरह आप मंडियों को बंद कर सकते हैं, किस तरह आप ग्रोसरी स्टोर्स को बंद कर सकते हैं, किस तरह आप जो एसेंशियल बिजनेसेस हैं उनको बंद कर सकते हैं, लेबर्स को किस तरह से आप फारिग करके बिठा सकते हैं। तो इसमें कसूर किसी का भी नहीं है। राइट, ठीक है, बिल्कुल किसी का भी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका मौक़िफ़ है नौशीन हामिद साहिबा। बट ज़ाहिर है सबको ही अपना किरदार अदा करना होगा। डॉक्टर्स का भी हमने मौक़िफ़ लेना है। डॉक्टर अस्मा नसीम विल बी जॉइनिंग अस, डॉक्टर सैयद फैसल महमूद हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले हम छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं। जी, अभी हमने डॉक्टर्स की एक्सपर्ट राय लेनी है। वबाई अमराज की माहिर डॉक्टर अस्मा नसीम ने हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पे। साथ ही डॉक्टर सैयद फैसल महमूद होंगे, एसोसिएट प्रोफेसर इन सेक्शन हेड इन्फेक्शियस डिजीज डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन है। स्टार्ट विद डॉक्टर अस्मा। डॉक्टर अस्मा, सबसे पहले तो आपसे ये पूछ लें कि डॉक्टर्स की एक तिब्बी नुक्ता नज़र से ये राय रही है कि लॉकडाउन के जरिए कोरोना के फैलाव पर काबू पाया जा सकता है। अभी भी ऑब्वियसली यही कहा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में जो कोरोना केसेस बढ़े हैं, क्या आपके ख्याल में लॉकडाउन में नरमी की वजह से हैं या फिर बेएहतियाती है लोगों की अपनी, क्या कहेंगी? लॉकडाउन तो सिर्फ एक ही हल है ऐसा लग रहा है, क्योंकि दवाएं वगैरह अभी तक कोई सामने नहीं आई है, वैक्सीन भी बहुत दिन है। तो दूर रहना एक दूसरे से और घरों में रहना, कम से कम क्राउड में रहना, ये बहुत ज़रूरी है ताकि ये वायरस एक दूसरे से ना लगे। प्रैक्टिकली सिंध ने सबसे ज़्यादा लॉकडाउन करने की कोशिश की, लेकिन देखें प्रैक्टिकली 100% तो लॉकडाउन नहीं हुआ। छोटे महलों में अब लोग हैं, दुकानें खुल जाती हैं, चुपके से लोग दुकानें खोल लेते हैं, लोग जमा हो जाते हैं। तो बहुत सारे मसले रहे जो कि 100% हम लॉकडाउन नहीं कर सके। इसी वजह से डे 1 से ही आप देख लें, इसी वजह से देखें आहिस्ता 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 ये वायरस बढ़ता जा रहा है और फैलता जा रहा है, और जितना ज़्यादा फैलेगा उतना ज़्यादा सीवियर केसेस सामने आएंगे, जो कि हम खुद हॉस्पिटल में देख रहे हैं। तो लॉकडाउन ज़रूरी है, जो कि बहुत 100% नहीं हो सका है और जिसके मसाइल हैं पाकिस्तान में। तो ये पाकिस्तान के लिए समझ लें कि ये दो धारी तलवार है हमारे लिए, और बस हम कोशिश पूरी कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं कि इस तरीके से बहुत ज़्यादा सीवियर ना हो ये डिजीज़। डॉक्टर अस्मा, थोड़ी सी परेशानी हो रही है आपकी इस बात से कि आप कह रही हैं कि बहुत सीरियस केसेस अब अस्पतालों में आपके सामने आ रहे हैं। डॉक्टर फैसल, आप ये बताइएगा कि गुज़श्ता चंद दिनों में कोरोना केसेस में इंतहाई तेज़ी से इजाफा हुआ है, अलार्मिंग हद तक इजाफा हुआ है, तादाद तकरीबन 20,000 तक पहुँचने वाली है। आपको लगता है कि लॉकडाउन में नरमी के बाद लोगों ने बेहतियाती शुरू कर दी है, जिसकी वजह से अचानक से इतनी ज़्यादा स्पाइक आ रही है? केसेस तो एक्सपेक्टेड है बढ़ना, एंड लॉकडाउन की नरमी हो या ना हो, ये तुमको याद रखने की जरूरत है कि हमको फिर भी एहतियात करनी और एहतियात जारी रखनी। इसका मतलब है कि हम बाहर कम से कम निकलें, लोगों से कम मिलें, हाथ नाक ना छुएं, और जैसे ही घर आके अपने हाथ वगैरह साफ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल एंड डॉक्टर अस्मा। बात बिल्कुल बॉटम लाइन यही है कि आपको एहतियात करना है। लॉकडाउन नो लॉकडाउन, अब तो जिसको कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज़ नो एक्सक्यूज़ एट ऑल। आपको पता है कि मुल्क में क्या हो रहा है, आपको पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। एक ही टॉपिक है जिस पे पूरी दुनिया इस वक्त बात कर रही है, तो लिहाजा एहतियात करें। अच्छा जी, अब इस सारे मामले में ईद की शॉपिंग तो भूल ही गए हैं बहुत से लोग, लेकिन इन केस बॉयज़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वेयर समथिंग डिफरेंट ऑन ईद, तो एक इंस्पिरेशन हमने आपको दिखानी है। वैसे तो हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान मुख्तलिफ इक़साम के मलबूसात में नज़र आते हैं, ज़्यादातर वो सोबर कलर्स ही पहनते हैं, ब्लू, ब्लैक और ऑफ वाइट्स और वाइट। लेकिन कुछ अरसे पहले उनकी एक ज़बरदस्त तस्वीर सामने आई जिसमें उन्होंने एक ऑलमोस्ट रेड मरून के कलर का कुर्ता पहना हुआ है। मतलब इट्स अ वेरी रेड कुर्ता व्हिच एक्चुअली लुक्स वेरी ग्रेट गुड ऑन हमारी जो स्किन टोन्स हैं हमारे मुल्क की, तो उस पे हर किसी पे ही ऑलमोस्ट सूट करता है। सो देयर यू गो, दिस इज एन इंस्पिरेशन फ्रॉम ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा है, और काफी लोग जो हैं इसी किस्म के मिलते जुलते रंगों पे या फिर रेड कलर के कुर्ते देख लेना आप, प्लीज डोंट मिस द पेशावरी चप्पल। नीचे खेड़ी भी बड़ी अच्छी पहनी हुई है और पोज भी बड़ा अच्छा है, तो वो सब कुछ माशाल्लाह। मतलब आपको पता है कि कुछ भी पहन ले तो वो अच्छे तो लगते ही हैं। ये हमने केट मिडलटन को क्यों डाल दिया? Maybe we were trying to show you color trends. तो हर किसी red is the color of the season, maybe it is indeed. So this is one idea we wanted to share with you. अभी टाइम है तो शॉपिंग हो जाएगी इंशाल्लाह। We'll see you in the second hour of Geo Pakistan.
वेलकम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। क्या हाल है आप लोगों का? आज संडे है ना, इसलिए मैं सोच रही थी कि लोगों की और भी मसरूफियात होती हैं। आज वैसे वो मसरूफियत तो हो नहीं सकती कि पहले संडे को आपको पता है ना, फिर पहले अशरे में ही और फिर दूसरे अशरे में ही एक दूसरे के यहाँ इफ्तारियों का ट्रेंड शुरू हो जाता था। क्यों याद दिला रहे हैं? वैसे ही मैंने सोचा आज इतवार है तो आपको याद दिला दूं कि वो भी एक सिलसिला होता था जब आप दूसरों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को अपने घर पे इफ्तार पे बुलाते थे। और इंशाल्लाह ये टाइम बड़ी जल्दी दोबारा आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। अगला इंशाल्लाह जो रमजान होगा ना, उसमें बिल्कुल यही हो रहा होगा। और यहाँ ये वार्निंग भी देनी है कि इस रमजान में ये ना करें। हाँ, नहीं कर रहे। आई एम प्रिटी श्योर जो हमारा शो देखते हैं, मुझे यकीन है वो इस किस्म की कोई चीज़ नहीं कर रहे। पता नहीं क्यों मुझे इस किस्म का यकीन है, क्योंकि हम आपको याद भी दिलाते रहते हैं और हम भी नहीं कुछ कर रहे ना। और इसलिए हम हफ्ते और इतवार को भी आपके साथ हैं कि आप कुछ और ना करें। हम शुरू कर देते हैं विद द सर्विस टॉप स्टोरीज। शेख रशीद का दावा है अपोजिशन 18वीं तरमीम में तब्दीली पर तैयार है। पीपल्स पार्टी तो वाज़े कर चुकी तरमीम को छेड़ने नहीं देंगे, लेकिन शहबाज शरीफ की खामोशी ने मामले को मशकूक बना दिया। दुनिया भर में सहाफ़ती आज़ादी का दिन आज मनाया जा रहा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान सहाफ़ती आज़ादी में मज़ीद 3 दर्जे नीचे चला गया। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी आज़ाद मीडिया के दावों पर बड़ा सवाल है। और राइट, फरा ईसा विल बी जॉइनिंग अस इन जस्ट अ बिट। बहुत ही प्यारी आवाज़ है वैसे इनकी, उनसे भी बातें हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले आर टॉप स्टोरी फर्स्ट, और आपको बताएं कि नैब कवानीन में तरमीम के लिए अपोजिशन के लोग 18वीं तरमीम में तब्दीली पर तैयार हैं। शेख रशीद ने बड़ा दावा कर दिया है और अपोजिशन अपनी सफ़ों में 18वीं तरमीम पर सौदा करने वालों को तलाश करे। वफाकी वज़ीर रेलवे ने गुज़िश्ता रोज़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर नैब के हवाले से बड़े दावे किए और रमज़ान के बाद बड़ी गिरफ्तारियों की पेशगोई भी की। शेख रशीद ने यह दावा भी किया कि अपोजिशन 18वीं तरमीम में तब्दीली पर राजी हो चुकी है। रोज़ों के बाद टार्जन की वापसी होगी नैब की। इस दफ़ा नैब जो है 2 तरफा टार्जन बनेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग तो चाहती ये है कि नैब के कानून बदल दो, फिर हमसे 18वीं तरमीम की बजाय आप 20वीं तरमीम भी करवा लें। गवर्नमेंट के साथ अपोजिशन के मुज़ाकरात हो रहे हैं। 18वीं तरमीम को लोग जॉइंट वेंचर कर रहे हैं नैब के कानून के साथ। वो चाहते हैं कुछ लो और कुछ दो। ये तो बड़ी अहम बात कर दी है शेख साहब ने। एक तरफ शेख साहब ये पेशगोइयाँ कर रहे हैं और दूसरी जानिब नैब ने एक बार फिर शहबाज शरीफ को कल तलब किया है। मौजूदा पार्लियामेंट के जरिए आइन में तरमीम उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक अपोजिशन खुलकर हुकूमत का साथ ना दे, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी ने खुलकर आइन के साथ छेड़छाड़ की मुखालफत की है। मैं नहीं समझता कि कोई भी सियासी जमात जिसकी जड़ें अवाम के अंदर हैं या जिसको तारीख का इदराक है वो किसी किस्म की कोई कॉम्प्रोमाइज़ 18वीं तरमीम पे करेगी। कोलिशन की जमातें भी जो हैं जिनका ताल्लुक नेशनलिस्ट फोर्सेस से है, उन्होंने भी बड़े वाज़े अल्फाज में कहा है कि वो 18वीं तरमीम के रोल बैक या 18वीं तरमीम के अंदर मज़ीद तरमीम फिल वक्त करने के लिए तैयार नहीं है। और आपको बताएं कि मौलाना फजल रहमान ने भी तमाम अपोजिशन रहनुमाओं से रब्ता करके 18वीं तरमीम के तहफ़्फ़ुज़ का अज़म दोहराया है। लेकिन अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ बिल्कुल खामोश हैं। नून लीग का यही रवैया सोचने पर मजबूर कर रहा है कि शायद दाल में कुछ काला है। हम जरा क्लियर करते हैं इसको, आपको जो खदशात है ना उमर, हम इसको ऐसे नहीं जाने देंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहसिन शाहनवाज राजा ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया मोहसिन शाहनवाज साहब। बताइएगा कि नैब कवानीन में तरमीम मुस्लिम लीग नून का एक अहम मुतालबा तो रहा है, अगर नैब के लिए आपकी मर्जी की तरमीम हो और बदले में आपसे हुकूमत किसी और मामले में हिमायत मांग ले, तो ये कोई ऐसी नामुमकिन बात तो नहीं है? क्या ऐसा कोई ऑप्शन है पार्टी क़यादत के सामने? एक चीज़ हम ज़रूर सामने रखेंगे कि पाकिस्तान की आइन का अवाम का जो मुफाद है वो किस चीज़ में है। और अगर तरामीम जो हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम तो इस नैब का निशाना बन चुके, पीपल्स पार्टी भी इस नैब का निशाना बन चुकी, और नैब की तारीख भी गवाह है कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए और विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता आया है। तो इस सूरत हाल में ये अब मुस्लिम लीग नून के
सारे कायदीन जितने भी हैं और अक्सरियत हमारे MNAs MPAs हमारे रहनुमा जो हैं वो सब नैब में अपनी तफ्तीशें मुख्तलिफ इंक्वायरीज जो हैं वो उसको फेस कर रहे हैं। तो ये सब लोग जो है आने वाले वक्त में वक्त जैसे ही बदलेगा तो ये तो नैब में जो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का प्रिंसिपल है उसको तो ये अवॉइड कर ही नहीं सकेंगे। वो तो एक कागज चंद पैसे महंगे लेने के ऊपर भी, एक गलत फैसला करने के ऊपर भी जिसमें चाहे बदनीति ना हो, जिसमें कोई इलीगल गेन ना हो, उस पर भी नैब आपको तलब कर सकता है। तो ये तो इनके वज़रा को और मौजूदा हुकूमत के हर शख्सियत को जो अहम ओहदे पे फायदा ये चीज़ नज़र आ रही है, इनके सेक्रेटरीज को ये चीज़ नज़र आ रही है, इनके साथ कारोबारी तबके में काम करने वाले लोगों को ये चीज़ नज़र आ रही है और वो खुद ये तरमीम चाहते हैं। तो मेरा ये ख्याल है गवर्नमेंट अपनी ज़रूरत को ये तरमीम करेगी क्योंकि गवर्नमेंट का अपना सर्वाइवल भी इसमें है। जहाँ तक इस कानून का सवाल है, हम ये समझते हैं कि ये कानून पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। ये एक ऐसा कानून है जो एक डिक्टेटर के वक्त में बनाया गया था, जिसके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं हुई, जिसके ऊपर कोई जमहूरी रवायात के मुताबिक बहस नहीं हुई। तो इस कानून में तरमीम की ज़रूरत है। करप्शन के हम भी खिलाफ हैं, उसकी हमायत नहीं करते और उसकी रोकथाम होनी चाहिए, लेकिन इस कानून का गलत और नाजायज़ इस्तेमाल जो है वो भी नहीं होना चाहिए। मोहसिन साहब, 18वीं तरमीम के मामले पर पीपल्स पार्टी बहुत ही वाज़े मौक़िफ़ अपनाए हुए है। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ का इस पर क्या कहना है? वो हमने देखा है कि वो इस मामले पर कहीं कुछ खुलकर कहते नज़र नहीं आ रहे, काफ़ी खामोश हैं। देखिए, 18वीं तरमीम के हवाले से शहबाज शरीफ साहब का, हमारी पार्टी का, हम सब लोग एक ही मौक़िफ़ दे रहे हैं जो हमारा मौक़िफ़ है। शहबाज शरीफ साहब का भी हमारी जो पार्टी की मुशावरत है उसमें यही मौक़िफ़ रहा है कि 18वीं तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी वाले जो बात करें, हम भी वही बात कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से तो बिल्कुल ही इसके नफाज के ऊपर, बल्कि वो तो कोविड-19 की सिचुएशन में घबराहट का शिकार होकर 18वीं तरमीम के पीछे चले जाते हैं, जो कि मैं समझता हूँ उनकी अपनी नालायकी और नाअहली है कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो वो 18वीं तरमीम पे तनकीद करना शुरू कर देते हैं। बजाय कि 18वीं तरमीम पे तनकीद करें, सूबा पंजाब में भी उनकी गवर्नमेंट है, KPK में भी उनकी गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान में भी उनके अलायद है, सिर्फ सिंध में प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप इस तरह अगर तहरीक इंसाफ जो है वो उसके पास डिलीवर करने के लिए इतना रूम है और उनके पास वही इख्तियारात मरकज के पास जो वो चाहते हैं होने चाहिए वो उनके पास सूबों में मौजूद है क्योंकि उनकी हुकूमत है, तो वहाँ पे डिलीवर करके दिखाएं, बजाय कि सारा अपनी नालायकी का जो मलबा है वो 18वीं तरमीम पर डालना शुरू कर दें। अच्छा, ये बताइएगा मोहसिन साहब कि शहबाज शरीफ को कल फिर नैब ने तलब कर रखा है, उनकी गिरफ्तारी के भी बड़े इशारे दिए जा चुके हैं, तो क्या जा रहे हैं वो कल? देखिए, ये तो शहबाज साहब के जो वकला हैं उनका मशवरा ही सामने आएगा। मेरे इल्म के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब एक उनकी मेडिकल हिस्ट्री मौजूद है और उनको उनका इम्यून सिस्टम भी उनकी मेडिकल हिस्ट्री को सामने रखते हुए कोविड-19 की सिचुएशन में वो काफ़ी ज़्यादा उन जैसे लोगों को डॉक्टर्स की तरफ से ख़ास एहतियात के लिए कहा गया है। और ये बात किसी से छुपी भी नहीं हुई कि उनकी सेहत की जो सूरत हाल है माजी में, ये जितनी भी उनकी मेडिकल हिस्ट्री है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। और उसके साथ दूसरा इशू ये है कि कोविड-19 की सूरत हाल में लॉकडाउन के बाद अगर कोई दस्तावेजात इकट्ठी करनी पड़ती हैं, कुछ लोगों से बात करनी पड़ती है, शहादतें इकट्ठी करनी पड़ती हैं, शहबाज साहब से जो सवालात पूछे जा रहे हैं, तो उससे मुतल्लिका भी उनको लोगों से रब्ता करना पड़ेगा, उन दफातर से रब्ता करना पड़ेगा, वो रिकॉर्ड इकट्ठा करना पड़ेगा और वो सारे दफातर भी बंद पड़े हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन शाहनवाज हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स सी क्या होता है। कल जब हमने उनसे पूछा कि शहबाज शरीफ जाने के क्या इम्कानात हैं, आपने उन्हें तलब किया है, तो उन्होंने कहा जी उनकी मेडिकल हिस्ट्री है, ही हैज़ बीन अ कैंसर पेशेंट, ही इज़ अ कैंसर सर्वाइवर, तो उनके लिए मुनासिब तो नहीं है कि वो जाएं। अच्छा जी, मूविंग ऑन, आपको बताएं कि कोरोना वबा के इस दौर में और माह रमज़ान में हर कोई अपने अपने तरीके से दुआ मांग रहा है कि किसी तरह कोरोना से अवाम को निजात मिल जाए, इंशाअल्लाह आमीन। खुदा से मदद मांगने के लिए फरा ईसा ने एक दुआ पढ़ी है, ए रब्बुल आलमीन। ये दुआ सोशल मीडिया पे बहुत ही वायरल हुई है, ज़बरदस्त किस्म की दुआ है। फरा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया फरा साहिबा, आपने वक्त दिया। बताइएगा ये अल्फाज, ज़ाहिर है हम लोग बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, क्या आपने ख़ुद लिखे हैं, शायर कौन हैं और फिर ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? अस्सलाम वालेकुम, आई एम सो हैप्पी कि मैं आज जियो न्यूज़ पे आई हूँ और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।
मैं असल में डॉक्टर हूँ और डॉक्टरी लैबोरेटरी से मेरा ताल्लुक है और डायरेक्टर हूँ रेडियोलॉजी की और जोनल हेड हूँ ईस्ट की। हम लोग जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे फिक में आइसोलेशन सेंटर एक्सपो में, तो मेरे दिल में वैसे था कि मैं हम करूँगी इसकी तैयारी। तकरीबन मैंने रब्बुल आलमीन का लफ्ज़ तो साबिर ज़फ़र साहब हैं, उनसे मेरी बातचीत चल रही थी गाने के हवाले से, क्योंकि मैं बहुत पहले से गाती हूँ लेकिन अभी प्रोफेशनली अभी शुरू किया अक्टूबर से, लास्ट अक्टूबर से। तो साबिर ज़फ़र साहब ने इसके बहुत प्यारे लिरिक्स लिख के मुझे भेजे, तो इस तरह से इसका स्टार्ट हुआ। लेकिन ये पता नहीं था कि बिल्कुल कोरोना के टाइम पे ये हो जाएगा और अल्लाह ताला के जो राज हैं वो अल्लाह ताला ही शायद समझता है। बेशक फ़रा, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, बल्कि अब तो मैं आपको डॉक्टर फ़रा कहूँगी क्योंकि आपने बताया दैट यू आर अ डॉक्टर एज़ वेल। तो आप बड़ी अच्छी तरह सिचुएशन को तो समझती होंगी कि इस वक्त कितना प्रेशर है हस्पतालों पे, डॉक्टर्स पे, पैरामेडिक्स पे, और साथ साथ डॉक्टर्स तो एक काम कर रहे हैं लेकिन दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसकी बड़ी अहमियत वैसे ही होती है, लेकिन आजकल तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि पूरी कौम एक ही दुआ कर रही है। कैसा रिस्पॉन्स आपने पाया इस हमद का, और चूँकि आपने अपना ये एज अल्टरनेटिव करियर भी एक स्टार्ट किया है सिंगिंग के हवाले से, तो कैसा रिस्पांस है, क्या रिसेप्शन मिला आपको? मैं अल्लाह का, मैंने जब ये हम की थी तो मैंने सोचा था ये था कि मेरा जो वो था दिल में, मेरी जो दुआ थी वो मैं अल्लाह ताला को खुश करने के लिए करना चाह रही थी बेसिकली, फ्रैंकली स्पीकिंग। कोरोना आया तो जब ये रिलीज ये जल्दी तैयार हुई, वकार अली ने इसको कंपोज किया और मैं बहुत प्राउड हूँ कि वकार अली ने मेरी ये हमद कंपोज की। और मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त क्योंकि मैं फिक के साथ काम कर रही हूँ, आइसोलेशन के साथ, उसके अलावा मेरे अपने पेशेंट्स भी होते हैं, तो मैंने ये देखा कि उनको बहुत अपलिफ्ट फीलिंग हुई और इसका रिस्पॉन्स इस वक्त मेरे ख्याल में बहुत तेज़ी से ये मल्टीप्लाई हो रही है और बहुत ज़्यादा व्यूज़ इसके हैं। मेरे ख्याल में फेसबुक पर तो बहुत ही वायरल हुई भी है ये। और अच्छा डॉक्टर फ़रा, एज ए सिंगर अपने हम वीडियो भी देख रहे हैं, बड़ी हार्ट टचिंग वीडियो भी है इसकी, लेकिन हम चाहेंगे कि आप चूँकि हमारे साथ हैं तो आप कुछ अल्फाज अगर आप इसके लिए हमारे लिए पढ़ सकें इसके, तो उसके साथ जी प्लीज़ आप वुड यू लाइक टू कुछ जी। अब मुझे आवाज़ नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल। ये सांस चले जब जब रब रब ही कहे रब रब, पढ़ती है दुआ आँखें तेरी हमद करे मेरे लब, तू अर्श नशी मैं खाक नशी, नाचीज हूँ मैं कुछ भी नहीं, ए रब्बुल आलमीन, ए रब्बुल आलमीन, ए रब्बुल आलमीन। सुभान अल्लाह। फ़रा, जितनी अच्छी रिकॉर्डिंग में आपकी आवाज़ है ना, लाइव भी आप उतना ही अच्छा पढ़ती हैं और गाती हैं, तो हमने बस ये कंफर्म करना था, ये हो गया। जबरदस्त। डॉक्टर फ़रा है कि नहीं है? जी नहीं बिल्कुल, यू एक्चुअली कैन सिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी खूबसूरत ये हम जो है ये लोग बड़ा इंजॉय कर रहे हैं और फॉर बीइंग विद अस एज वेल। तो लिहाजा ये छोटी छोटी चीज़ें यू नो इससे बड़ा इंसान इनकरेज हो जाता है। वी आर ऑल यूनाइटेड इन दिस टुगेदर। और दुआ भी इस वक्त फोकस जो है ना पूरे मुल्क का वो इसी दुआ पे कि या अल्लाह हमें निजात दे इस कोरोना वायरस से। ब्रेक के बाद मिलते हैं। या विल सी यू इन जस्ट अ बिट। वेलकम बैक। और अभी आपको हम बताएंगे एक गैर मुल्की जो कोरोना बिल्कुल जब शुरू हुआ था ना तो वो पाकिस्तान पहुंच गए थे, और वो शुक्र ही कर रहे होंगे कि वो यहीं पे फंसे हैं क्योंकि उनके अपने मुल्क में हालत बड़ी ख़राब है और रही है। तो हम आपको बताना है चाहते हैं कि मार्च में लाहौर आने वाला एक इटालियन नौजवान आर्किटेक्ट अभी तक अपने मुल्क वापस नहीं जा सका है, लेकिन एट द सेम टाइम अपने घर वालों अपने वापस जाने की भी टेंशन होती है। बिल्कुल, आपको बताएं जी, कोरोना वायरस के बायस जारी लॉकडाउन ने इसकी वापसी जो है वो मुश्किल बना रखी है। इटली कोरोना से मुतासर होने वाले बड़े मुल्कों में शामिल है जहां अब तक 28,000
अमवात हो चुकी हैं। आई एम एक्चुअली हैप्पी फॉर हिम कि ये इधर ही है, क्योंकि अगर आपको पता है कि इटली में होता है तो क्या हालत हो जाती है। इनका नाम है एडवार्डो पाओलो फेरारी, तो लिहाजा ईजी नाम फरारी है तो हम इनको फरारी कहेंगे। ये मार्च में अपने दोस्त से मिलने लाहौर आए और उसी दौरान इटली में कोरोना वायरस ने तबाही फैलाना शुरू कर दी और इतालवी हुकूमत ने मुल्क में सख्त लॉकडाउन का फैसला किया और इस तरह फरारी साहब के लाहौर में फंस गए। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है जो किचन है ना, ये किचन भी लाहौर का है और यहाँ पे कुछ लाहौरी डिश बना रहे हैं। लेकिन आई जस्ट वंडर कि ये लास्ट फ्लाइट थी जो कि इटली से आई थी और उसके बाद ये नहीं वापस जा सके। तो अब इनकी बड़ी उम्मीद है जी कि अगर तो हमारी हुकूमत ने लॉकडाउन में ज़रा नरमी का ऐलान किया है तो ये उम्मीद कर रहे हैं फरारी साहब के शायद अब वो अपनी वतन वापसी कर सकें। दैट्स अबाउट इट। हाँ, और इनका जो दोस्त है और उनका खानदान इनकी शानदार मेहमान नवाजी कर रहा है। वो तो वी गॉट इट ना, मतलब वो तो उनकी तस्वीरों से ही पता चल गया है। कहने का मतलब ये था कि दुनिया के हर मुल्क में कोई ना कोई फंसा जरूर हुआ है जो कि वहाँ विजिट के लिए गया हुआ था। और उसके बाद मेहमान नवाजी में मेहमान से खाने बनवा रहे हैं। तो क्या हो गया, मतलब फरारी साहब को सिर्फ गाड़ी नहीं चलानी आती होगी, खाने शाने भी कुछ इटालियन लाए होंगे। तो सो वी होप कि ये भी वापस चले जाएं अपने मुल्क और हमारे जो लोग बाहर फंसे हुए हैं वो भी जल्दी वापस आ जाएं। दिस इज़ हैपनिंग एवरीवेयर। लेकिन अच्छा है कि जिस मुल्क में भी जो भी होता है उसको अच्छी तरह थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी ग्लोबल फिनोमेना जो अभी हुआ हुआ है। एवरीबडी इज इन द सेम बोट एक्चुअली। अच्छा जी, आज बड़ा अहम दिन है। सहाफ़ती आज़ादी के आलमी दिन पर दुनिया भर के इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सहाफ़ती आज़ादी बस नाम की बची है। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी ने वैसे ही आज़ाद मीडिया के दावों पर सवालात उठा दिए हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 को सियासी इख्तिलाफ राय को बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से दबाने के तौर पर याद रखा जाएगा। बिल्कुल, आपको बताएं कि कमीशन का कहना है कि हुकूमत ने डॉन जैसे बड़े अखबार समेत जियो न्यूज़ और आज टीवी समेत कई चैनल्स की आवाज़ों को दबाया है। और दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बराए साल 2020 जारी कर दी, जो सहाफ़ती आज़ादी में पाकिस्तान के लिए नदामत का बायस है, क्योंकि पाकिस्तान सहाफ़ती आज़ादी में 180 ममालिक में से मज़ीद 3 दर्जे कम होकर 145वें नंबर पर पहुंच गया है। इसके अलावा 40 से ज़ायद मीडिया इदारों की तंजीम वन फ्री प्रेस कोलिशन ने आज़ादी सहाफ़त को लाहक 10 बड़े ख़तरात की फहरिस्त जारी की है। जंग और जियो न्यूज़ के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी भी उन ख़तरात में शामिल है। मीर शकीलुर रहमान बगैर किसी मुकदमे के 12 मार्च से नैब की कैद में हैं। उन्हें एक 34 साल पुराने इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है, मगर अब तक कोई रेफरेंस नहीं बनाया गया, ना ही जमानत पर रिहा किया जा रहा है। ये सब उस जमात की हुकूमत में हुआ है जो अपनी कामयाबी का सेहरा आज़ाद मीडिया के सर बांधती है। Which is actually the irony here। और इसी पे हम जरा मजीद बात भी करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब ने हमें ज्वाइन किया। शामी साहब, सभी इंसानी हकूक़ के मॉनिटर और दीगर आलमी इदारे बता रहे हैं कि पाकिस्तान में सहाफ़ती आज़ादी की सूरत हाल अच्छी नहीं है, जो कि हमें नज़र भी आ रही है। गुज़िश्ता कुछ अरसे में सूरत हाल ख़राब हुई है, मज़ीद ख़राब हुई है। तो आप इस सजिए से इत्तफ़ाक़ करेंगे, आपको क्या वजह नज़र आ रही है इसकी? देखें, इसमें कोई शुबा नहीं कि पाकिस्तानी मीडिया पर जो उफ्ताद पड़ी हुई है, इससे पहले उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। हुकूमत की तरफ से वाजिबात से इश्तहारात के उनकी अदायगी की कुछ सूरत नहीं निकल रही थी। और ये जो पीटीआई की हुकूमत कायम हुई तो इसका रवैया भी शुरू ही से अगर मानदाना नहीं तो गैर हमदर्दाना जरूर रहा, और इसको कोई परवाह नहीं रही। मीडिया अदारे जो हैं अब वहाँ बहरान पैदा हुए, वहाँ छांटियाँ हुई, वहाँ लोग बेरोजगार हुए, कई अदारे बंद हुए, और जो इश्तहारात की एलोकेशन है उसमें बहुत कमी कर दी गई। तो इस तरीके से मीडिया जो है उसको शदीद बहरान का सामना करना पड़ा, और अभी भी उससे ओहदा बरा होने की कुछ सूरत नहीं निकल रही। कोरोना वायरस ने मुश्किलात में इजाफा किया है। मीडिया वर्कर्स जो हैं वो फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं और वो एक्सपोज हो रहे हैं, उनमें से बहुत से जो है इसका शिकार हो रहे हैं, लेकिन कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया ने जमहूरियत की बहाली के लिए और उसके इस्तेहकाम के लिए मुसलसल कोशिश की है,
लेकिन अब यही उसका निशाना बना हुआ है और इसके साथ कोई हमदर्दी के दो बोल बोलने वाला भी नहीं है हुकूमती सतह पर। शामी साहब, और ऐसे में मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी को भी आलमी इदारे आज़ादी सहाफ़त पर कारीवार समझ रहे हैं। नज़र आ रहा है कि इस इक़दाम से दुनिया में पाकिस्तान का इमेज मुतासर होता चला जा रहा है, ख़राब हो रहा है। तो हुकूमत ये बात समझने से कासिर क्यों है? देखिए, मीर शकील उर रहमान साहब की गिरफ्तारी जिस इल्ज़ाम पर और जिन हालात में हुई है उसकी तो हर शख्स जो है उसकी मजम्मत करेगा और कोई एक शख्स भी पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जो कहे कि कानून और इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए हैं। एक बरसों पहले का निजी मामला उसको बुनियाद बनाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया और नैब का जो कानून है उसके तहत अब तक वो हवाला जिंदा है। ना कोई अल्जाम को कतई सूरत दी गई है, ना कोई FIR दर्ज हुई है, ना कोई रेफरेंस दायर हुआ है और वो मुसलसल अपनी आज़ादी से महरूम चले आ रहे हैं। यकीनन इससे पाकिस्तान का इमेज बैनुल-अक़वामी तौर पर भी मुतासर हुआ है और पाकिस्तान के अंदर भी जो शख्स जमहूरियत पर यकीन रखता है उसे शदीद सदमा पहुंचा है। आप देखें कि मौलाना तकी उस्मानी जैसा आलिम दीन ये कह चुका है कि उनकी गिरफ्तारी में शरई तकाज़ों को मुलतवी रखा गया। तो एक नाइंसाफी की एक बड़ी भोंडी मिसाल कायम की गई है और हुकूमत को चाहिए था कि वो इसमें मदाखलत करती, नैब का हाथ रोकती और आगे बढ़कर मीर शकील उर रहमान को इंसाफ फराहम करती। लेकिन बदकिस्मती से ऐसी कोई बात नहीं हुई। और उस वक्त जो वज़ीर इत्तलात थी हमारी, उन्होंने भी फिक्रे करते और मजाक उड़ाया सारी सूरत हाल का और हमदर्दी का एक बोल जो है उनकी जुबान पर नहीं आया। तो इस पर अब हमें जिद्दोजहद जारी रखनी है और कोई चारा नहीं है कि हम कानून की अदालत में ये मुकदमा लड़ें और मुझे उम्मीद है कि बिल आखिर वहाँ से इंसाफ मिलकर रहेगा और मीर शकील उर रहमान साहब एक दिन फिर हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। हमारी भी यही दुआ है। शामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आरिफ निज़ामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है अभी। निज़ामी साहब, आपसे भी हम यही पूछना चाहते हैं कि पाकिस्तान में सहाफ़त आलमी और ख़ास तौर पर मगरबी मयार के मुताबिक कभी भी आज़ाद नहीं रही। हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि सूरत हाल और बिगड़ रही है, तो इसकी वजह आपको क्या नज़र आती है? अब तो हर किस्म के कदगन है, इश्तिहारात के हवाले से, माली मार देने के हवाले से, ये इस हवाले से कि भी आप क्या छापें क्या ना छापें, चैनल्स पे पाबंदी है, प्रोग्राम्स पे पाबंदी है, एंकर्स को आगे पीछे किया जा रहा है। तो ये एक इंतहाई नागवार सूरत हाल है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अभी जो मीडिया की जो इंफॉर्मेशन की टीम तब्दील हुई है, ये कोई फ्रेश आउटलुक के साथ आएगी और मेरा ख्याल है उनका सबसे पहला चीज़ यही होनी चाहिए कि मीडिया की आज़ादी को यकीनी बनाएं। और इसके लिए मैं ये भी कहता चलूँगी कि कि मीडिया बिल्कुल बेकसूर है, ये भी दुरुस्त नहीं होगा। मीडिया में भी बाज़ अनासर हैं जो वाकई एक एजेंडे के तहत मुखालफाना रवैया अख्तियार करते हैं और अनएथिकल चीज़ें भी होती हैं। तो यकीनन मीडिया की मदर पिदर आज़ादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक ख़ुद एहतसाबी का निज़ाम जो हुकूमत ने प्रेस काउंसिल की शक्ल में ख़ुद ही बनाया था, उसको बेहतर बनाना चाहिए। क्योंकि मसलन ब्रिगेड जनरल रिटायर्ड जो आज़म सलीम बाजवा हैं, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को कहते हैं मैं रीऑर्गेनाइज़ करने आया हूँ, तो उनको फिर इस हवाले से प्रेस काउंसिल को भी ठीक। निज़ामी साहब, आप कह रहे हैं कि सब कुछ देखना होगा। ये बताइएगा कि एडिटर इन चीफ जंग और जियो की मज़ीका खेज़ केस में गिरफ्तारी को अब 50 दिन से भी ज़ायद का अरसा हो चुका है। इस बात ने आलमी इदारों को मजबूर किया है कि वो उस पर भी, इस अमल को भी पाकिस्तान में सहाफ़त पर हमला करार दें। अगर हुकूमत और नैब इस हद तक चली गई है तो हमें मुस्तक़बिल में क्या उम्मीद रखनी चाहिए? क्या पाकिस्तान में मीडिया कभी आज़ाद होगा इन रीसेंट टाइम्स? ये बड़ा ही एक अफसोसनाक और तशवीशनाक वाक़या है मीडिया की आज़ादी के हवाले से, क्योंकि जिस केस में उन्हें गिरफ़्तार किया गया नैब ने, पहले उनको नैब ने अपने रिमांड में रखा, अब जुडिशल रिमांड में, उसकी ज़रूरत नहीं थी। अगर उनको को पूछ कर किच के लिए बुलाया था
और उनको गिरफ़्तार कर लिया। तो इससे यानी कि यकीनन एक इंतकामी और मुंतकमाना रवैये की बू आती है, और ये कोई अच्छा शगुन नहीं है सहाफ़ती आज़ादी के लिए कि अगर, क्योंकि वो एक ऐसे ग्रुप को के सरबराह हैं जो कि उनकी हुकूमत पर कोई बेलाग तनकीद जो है शायद वो अच्छी नहीं लगती थी, और ये इससे नैब की क्रेडिबिलिटी जो है वो पहले ही कोई नहीं थी और ख़राब हो गई है। यकीनन शहीदुर रहमान साहब कोई फ़्लाइट रिस्क नहीं है, अगर उन्होंने उनसे कोई सवाल पूछते हैं तो उन्होंने इनकार नहीं किया, वो कहते हैं कि मैं आके आपसे बातचीत करने को तैयार हूँ। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि पाकिस्तान की सहाफ़ती तंजीमों और बैन अवी तंजीमों की मुसलसल मुतालबे के बावजूद हुकूमत के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी, और ये बोंडा जवाब पेश किया जाता है जी नैब तो आज़ाद है, हमारा तो कोई तल्लक ही नहीं है इससे। लेकिन इसके साथ साथ जो तादीबी कार्रवाइयाँ हैं, मसलन इस किस्म की कार्रवाइयाँ के मीडिया के इश्तिहार बंद करना या चैनल को आगे पीछे कर देना, एक साथी मार देना, ये तो हुकूमत ही कर रही है। इसका मतलब है एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ऐसा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका आरिफ निज़ामी साहब, आपने हमें वक्त दिया। शामी साहब, आपने भी हमें वक्त दिया। सोचने की ज़रूरत है उनको जो कर रहे हैं। और ब्रेक लेते हैं हम, ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे। वेलकम बैक। और जल्दी से, टाइम कम है लेकिन आपको कुछ तस्वीरें आज दिखानी है, आपको ज़रा दुनिया का हाल बताएं तस्वीरों के थ्रू। और जी आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लॉकडाउन का सिलसिला अभी जारी है। वबा के इस दौर में दुनिया भर से कुछ ज़बरदस्त तस्वीरें आई हैं, बड़ी टेलिंग तस्वीरें। आपको जैसे अब्दुल्ला आपको पता है ना, पिक्चर टेल्स अ लॉट। पता नहीं कुछ इस किस्म का मुहावरा था जो मुझे भूल गया। अच्छा जी, सबसे पहले लंदन की तस्वीरें। आपको पता है ना कि आसमान क्लियर हैं, पोल्यूशन कम है, और जब ये सब कुछ कम होता है तो कुदरत के मनाजिर भी ज़बरदस्त नज़र आते हैं। ये कौसे क़ज़ा के रंग बिखरे हुए थे। अच्छा जी, ये कहाँ की तस्वीरें? और जी लंदन की ही तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और ये पूरा एक वो आपको पता है ना कि फिर वो ट्रिब्यूट्स भी आना स्टार्ट हो जाते हैं, ख़ासतौर पे नेशनल हेल्थ सर्विस के लिए लंदन में बहुत ही ज़्यादा ट्रिब्यूट्स हैं। नेक्स्ट आपको जी ये न्यूयॉर्क की तस्वीर है। न्यूयॉर्क में मौजूद एक पादरी जो है ये सारे राशन बैग्स हैं, बिल्कुल राशन फराहम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। नेक्स्ट इज स्पेन। और कुछ कमी आई है लॉकडाउन में, तो बच्चे बाहर जरा अपने कोर्टयार्ड रोड्स पे, सड़कों पे लोग हमने देखा है जॉगिंग वगैरह भी कर रहे होते हैं। साउथ अफ्रीका की भी कुछ पिक्चर्स हैं। ये जी साउथ अफ्रीका में ये एक बच्चा अपने पालतू जानवर के साथ खेल रहा है। और लास्टली दिस इज पैलेस्टाइन, जहाँ पर रमजान मेरे ख्याल लोगों को आपको पता है ना सहरी पे इस किस्म की कोई चीज़ बचा के फिर आप टीन का डब्बा, हाँ रिमेंबर टीन का डब्बा, या फिर वो आते थे ना और डफली और वो कवाली पढ़ते थे। अभी भी आवाजें आ जाती हैं गली मोहल्लों में, तो जगाते हैं। अच्छा जी, दिस इज ऑल द टाइम वी हैव टुडे, लेकिन इंशाल्लाह कल भी हम आपके साथ ही होंगे। See you tomorrow. Have a great evening, have a great iftar. Stay safe. Bye.